नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। इस बार फिर हम अपनी श्रृंखला में लेकर आए एक नया टॉपिक। पहले दो टॉपिकों में हमने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन और दर्पण के बारे में जाना था। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि हमने परावर्तन में देखा कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उससे वापस चली जाती है, और जो दो कोण बनाती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों समान होते हैं। इसी तरीके से अब हम ये जानेंगे क्या प्रकाश किरण सभी खांच से टकराकर वापस चली जाती है? नहीं। तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन में देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से के द्वारा दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके वेग और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। क्या कहा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रवेश करने पर उसका वेग और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। या हम ये कहें कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो जब कभी भी प्रकाश हवा से कांच के अंदर प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो देखते हैं हम इसमें, जैसे कि ये एक माध्यम, अगर आपतित किरण ऐसे आ रही है, और आकर एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है। तो इसमें दो माध्यम कौन कौन से हैं? पहला माध्यम जिसको हम क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और दूसरे माध्यम में जिसमें उसने प्रवेश किया वो क्या है? सघन माध्यम। तो सघन विरल क्या? हवा। मतलब कि एक प्रकाश किरण हवा में से आ रही है, आकर एक भाग पर आकर टकराती है, और आकर जब अंदर जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ का मतलब है दोनों माध्यम को जो अलग अलग कर रहा है। तो हमने देखा कि विरल माध्यम यहां पर क्या है? हवा है, और सघन माध्यम यहां पर कांच है। तो दोबारा हम परिभाषा पे जाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, मतलब कि विरल माध्यम से होती हुई आती है और कांच के अंदर प्रवेश करती है तो थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और विचलित होने के बाद अभिलंब की तरफ थोड़ी झुक जाती है। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर आपतित किरण इस तरीके से आई तो जानी कैसी चाहिए? इस तरीके से, पर इस तरीके से तो नहीं जाती। तो हमारी जो किरण है वो किसकी तरफ झुक जाती है? अभिलंब की तरफ। तो ये क्या है? हमारा अभिलंब। ये क्या है? हमारा अभिलंब। तो अभिलंब, उदाहरण के तौर पर पानी में गिरी किसी वस्तु का उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देना। तो आपने देखा होगा, अगर कांच के शीशे में अगर आप एक पेन डाल देते हैं, और साइड से उसको जाकर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि जो पेन हमें ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है, नीचे से हमें तिरछा दिखाई देता है, सीधा दिखाई नहीं देता है। तो ये किस कारण से हो रहा है? हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो विरल माध्यम यहां पर क्या है? विरल वायु
और सघन कांच क्या है? कांच। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि विरल माध्यम क्या है और आपका सघन माध्यम क्या है। तो जिस माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की किरण की जो रफ्तार होती है ज्यादा होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल कैसी होती है? धीमी होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा सघन माध्यम कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। तो अगर हम ये कहें कि ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C, ये हमारा C, AB क्या है यहां पर? AB आपतित किरण, हमारा AB क्या है? आपतित किरण। और B क्या है हमारा यहां पर? B हमारा आपतन बिंदु, जिस पर आकर B हमारा क्या है यहां पर? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो AB क्या है हमारा? आपतित किरण, और B क्या है हमारा? आपतन बिंदु। तो ये जो कोण बनाएगी वो I बनाएगी। I क्या हो गया हमारा? आपतन कोण। और यहां पर जो बन रहा है ये कौन सा है? R। ये कौन सा है हमारा? R। ये हमारा कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है। और ये जो हमारी B और C है, अब देखिए I आपतन कोण, आपतन कोण है। R हमारा क्या है? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। BC क्या है हमारी? BC हमारी क्या कहलाएगी? आपतन। BC हमारी क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। BC हमारी क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। तो पूरी तरीके से एक बार फिर मैं आपको इस पिक्चर को समझा देता हूं। हमारी AB एक आपतित किरण है जो इस B बिंदु पर आकर गिरती है, और B बिंदु क्या कहलाता है? हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपका आपतन कोण बनाती है। और जब हमारी प्रकाश किरण कांच के अंदर जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और वहां पर जो कोण बनाती है वो कोण कौन सा होता है? हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। और हमारी जो BC है वो क्या है? अपवर्तित किरण होती है। तो परिभाषा को फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं और फिर एक बार समझते हैं कि हमारी प्रकाश किरण जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से आकर सघन माध्यम में जाती है तो थोड़ी सी विचलित हो जाती है और कहां किस तरफ झुक जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि हमारा जो आपतन कोण है, हमारा जो आपतन कोण है और हमारा परावर्तन कोण, हमारा परावर्तन अपवर्तन कोण, जो हमारा आपतन कोण है और हमारा जो अपवर्तन कोण है वो एक समान नहीं है। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों समान होते हैं, लेकिन हमारे प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण समान नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल I इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R। कहने का मतलब है कि आपका आपतन कोण अपवर्तन कोण के समान नहीं होगा, संभवतः या तो बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। अब आगे हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण की ज्या sin i तथा आपतन की कोण ज्या sin i और अपवर्तन की कोण ज्या sin r का अनुपात नियत होता है या नियतांक होता है। तो sin i बटे sin r इसके बराबर होता है n के बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। अगर हम यहां पर ये देखें, आपतित किरण यहां से आ रही है और गिरकर कहां जा रही है, ऐसे आ रही है। ये आपका कोण बना I, ये कोण बना आपका R, ठीक है। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपका आपतन कोण हो गया, और ये आपकी अपवर्तन किरण हो गई, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। हम ये देख रहे हैं कि दूसरे नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। नियम 2, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये आपतित किरण आई, ये अपवर्तित किरण गई, और ये जो अभिलंब है तीनों कहां पर है, एक ही तल पर होते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम था। और तीसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित कोण की ज्या sin i, आपतित कोण की ज्या sin i, अपवर्तन कोण की ज्या r का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, n के। और n क्या है यहां पर, नियतांक। n क्या है यहां पर, नियतांक। क्या है, नियतांक। तो अपवर्तन के दो कोण होते हैं। पहला कोण ये कहता है हमसे कि आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin i का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। और दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए, तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। इस नियम को जो ये नियम है, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये नियम जो है, आपतन कोण की ज्या sin i तथा आपतन कोण की ज्या sin r का अनुपात नियत रहता है। तो ये जो नियम दिया था, वो नियम किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। तो इसको स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आगे चलते हैं। अब एक सवाल और कि प्रकाश की किरण अपवर्तन में विरल से सघन माध्यम में चलती है, अपवर्तन में विरल से सघन माध्यम में चलती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। वो प्रश्न आपके सामने हम एक एक कर बताएंगे। पहला प्रश्न क्या है और उसको समझाते भी जाएंगे। इसी माध्यम के अवर्तनांक का मान क्या होता है, अवर्तनांक मतलब कि नियतांक, अवर्तनांक का मान क्या होता है। तो sin
साइन आई का अनुपात साइन आर, साइन आई का अनुपात साइन आर होता है। ये हमने अभी अपवर्तन का जो नियम पढ़ा उसमें हमने देखा कि साइन आई का अनुपात साइन आर क्या होता है, नियतांक के बराबर या अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में, जल में, हीरे में, कांच में। तो प्रकाश की चाल सबसे तेज हवा में होती है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? निर्वात में होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कांच और हवा में कौन सघन माध्यम होता है? कांच और हवा में कौन सघन माध्यम होता है? तो इसके अंदर हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो वो विरल माध्यम होता है। और कांच कैसा होगा? फिर कांच हमारा कैसा होगा? सघन माध्यम होगा। कैसा होगा? सघन माध्यम होगा। पानी का अवर्तनांक, पानी का अवर्तनांक ये कितना होता है? पानी का अवर्तनांक, तो पानी का जो अवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? अभी हमने आपको प्रिज्म के बारे में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी सवाल के रूप में मैं आपको ये समझा सकता हूं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितने डिग्री का होता है। तो वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से आकर टकराती है तो कई रंगों में बिखर जाती है, तो जो कोण बनता है वहां पर 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन को के दूसरे नियम को कहते हैं। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था हमारा, जिसमें हमने ये बताया था कि साइन आई का अनुपात साइन आर, साइन आई का अनुपात साइन आर इसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। तो वो नियम किसका नियम कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम कहलाएगा वो। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के किस सतह से होता है और उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का आवागमन किसी प्रिज्म पर किस सतह पर होता है? तो किस सतह पर होता है? आपके अपवर्तक सतह पर। क्योंकि प्रकाश जब प्रिज्म से टकराती है तो उसका अपवर्तक होता है, उसके अंदर से होकर गुजरती है, तो वो किस सतह से टकराएगी? अपवर्तक सतह से टकराएगी। अपवर्तक सतह से टकराएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? प्रकाश की चाल सबसे पहले, ये जो है सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रोमन ने, स्नेल ने तो नियम दिए थे, लेकिन प्रकाश की चाल के बारे में जिसने सबसे पहले बताया वो कौन था? रोमन। जिसने हमें प्रकाश की चाल के बारे में अवगत कराया वो थे हमारे रोमन। पिछले भाग में हमने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझाया। उससे संबंधित एक प्रश्न के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और लेकर आया हूं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या
सी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या आर कितनी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। फोकस हमको दिया हुआ है तो आर कितना हो जाएगा, तो गुणा 10, तो 20 सेंटीमीटर। तो हमारा अवतल दर्पण में फोकस की दूरी अगर 10 दी हुई होगी तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 20 होगी। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान कर लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि अगर ये एक गोलीय दर्पण है और ये क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, तो इसके केंद्र को मैंने आपको पहले ही बताया था, पी बोलते हैं। और पी को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी को ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के अब आगे जो हमारा प्रश्न है वो है तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आज जो हमने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। एक बार चलते चलते फिर मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है। वह क्या हो जाती है, अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है और किधर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दूसरी बात कि जो हमारा आपतन कोण होता है वो अपवर्तित कोण के बराबर नहीं होता, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखकर भेजें कि वीडियो अच्छी बनी या खराब, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो सही है या खराब है। और मैं अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।